Hello everyone, my name is Anand Paste and welcome back to such a wonderful video। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग मतलब क्या? आप पहले सोचो कि इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। क्या टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना पड़ता है? नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ना पड़ता है। और ये इतना अच्छा टॉपिक है ना, मतलब जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो गए, जो 6 महीने के लिए रखते हैं, स्विंग ट्रेडर्स हो गए सपोज, तो उनके लिए एक अच्छा टॉपिक बनने वाला है, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना पड़ता है, क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस, कौन से रेशियोज देखने पड़ते हैं, कौन सा टाइप है, किस व्यू पॉइंट क्या है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। चला चालू करूया। 7% here, loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down everywhere, essentially down by 4-5%. We're down. ओके, वेलकम। सपोज अभी दो तरह से हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ने वाले, एक तो टर्मिनोलॉजीज और एक है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम लोग एक बात करने वाले कि पहले हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसा करना होता है। तो सपोज आज अभी हम लोग हो गए, आप सब्सक्राइबर है, मैं आपका मेंटर होगा। सो लेट्स, हम लोगों ने एक कंपनी सिलेक्ट की, कंपनी तैयार की, मतलब कंपनी बनाई, कंपनी इनकॉर्पोरेशन की। क्या कंपनी की? सपोज ABC कंपनी लिमिटेड के साथ हमने एक कंपनी स्थापित की, मतलब इनकॉर्पोरेटेड की। तो उसमें से पहला पॉइंट क्या होगा, मतलब हम लोग कौन से पॉइंट्स कंपेयर करेंगे, मतलब कौन से पॉइंट कंसीडर करेंगे। पहले तो हम लोग एसेट कंसीडर करेंगे, उसके बाद लायबिलिटीज़ आ गई। एसेट मतलब क्या? कोई रूम देखा, कोई मशीनरीज परचेज किया, कोई अदर एसेट, मोटर व्हीकल्स कोई भी एसेट परचेज किया। और अगर सोचो आप मशीनरी परचेज करो तो उसके लिए कुछ डेट वगैरह इशू करेंगे। डेट मतलब क्या? किसी से लोन लिया, उधार लिया, एडवांसेस लिया, वो सारा लायबिलिटीज़ में होगा। ये 2 पॉइंट हुए। थर्ड पॉइंट आप लोग कंसिडर करेंगे कि हमारा रेवेन्यू क्या होगा, राइट। रेवेन्यू मतलब जो ऑपरेटिंग की मतलब हिसाब से निकाल लेते हैं, वो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू होगा। बाद में वो रेवेन्यू के बाद हम लोग कंसिडर करने वाले क्या? फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या हो गए? एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस हो गए जो फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हुआ, कोई रेंट देना होगा तो रेंट हुआ, किस्सा मतलब अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी हुई, वो सब कुछ मिला के एक्सपेंसेस में आएगा। और जब ये सारा मिला के मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट। आपने वो डायलॉग सुना होगा हर्षद मेहता का, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल हो, हर स्कूल में सिलेबस के टॉपिक में सिर्फ एक ही टॉपिक कॉमन होता है और वो है प्रॉफिट। तो पहला मतलब सोचो कि रेवेन्यू हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, प्रॉफिट भी हुआ, एसेट भी हमें मालूम पड़ा, लायबिलिटीज भी मालूम। ये 5 पॉइंट अगर ध्यान में रखो तो बिजनेस अच्छी तरह से आप लोग मतलब समझ सकते हो कि बिजनेस का व्यू क्या होता है। तो पहले अभी आप सोचो कि आपने एसेट कंसिडर किया, तो एसेट क्या होने चाहिए? हर साल बढ़ने चाहिए, राइट। अगर बिजनेस अच्छा रन करना है तो एसेट हर साल इंक्रीज होने चाहिए। मतलब आज सपोज आपके पास एसेट 1000 करोड़ के है, अगले साल 2000 करोड़ के होने चाहिए, 3000, 4000, ऐसे मतलब बढ़ते जाने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। आपके पास अभी लायबिलिटीज़ है, अभी बिजनेस बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ने से थोड़ी लायबिलिटीज़ भी बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़नी चाहिए जितनी एसेट बढ़ता है ना, उतनी नहीं बढ़नी चाहिए। थोड़ी सी कम बढ़नी चाहिए लायबिलिटीज, लेकिन लायबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है। अभी एसेट बढ़ा, लायबिलिटीज बढ़ी, रेवेन्यू ग्रो होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस, सोचो कि आप बिजनेस कर रहे हो और आपका एक्सपांशन का प्लान है, तो रेवेन्यूज भी बढ़ेगा, रेवेन्यूज बढ़ा थोड़ा फॉर एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। लेकिन एक्सपेंसेस और रेवेन्यू माइनस करने का प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग होना चाहिए, तब जाके हम लोग कहेंगे कि अपना कंपनी एक्सपांड कर रही है और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है और हमारी कंपनी का स्टॉक प्राइस राइजिंग हो रहा है। ये सिंपल व्यू पॉइंट हुआ। लेकिन ये हम लोग काम भी सीख सकते हैं, मतलब ये हम एक्चुअली पता चला। अभी सोचो कि आपने TCS का स्टॉक लिया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी कि इसका एसेट कितना है, लायबिलिटीज कितना है। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर पे मैं आपको बाद में लेके जाऊंगा। पहले ये टर्मिनोलॉजीज, मतलब ये सब लोग आपका बिजनेस व्यू पॉइंट से आपको समझ में आया, सिंपल लैंग्वेज में यही है। और अभी हम लोग शिफ्ट करेंगे अपना टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। अभी पहले सोचो कि टर्मिनोलॉजीज होती क्या है। टर्मिनोलॉजीज मतलब ऐसे कुछ रेशोज होते हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं। मतलब रेशोज मतलब आपको कैलकुलेशन नहीं करना है कि ये डिवाइडेड बाय, ऐसा मत करो, सिर्फ दिमाग में रखो, आपको समझ में आ जाएगी कि रेशोज एक्चुअली होते क्या। पहली चीज़, एक रेशो पता कि वो होगा EPS। ये राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा कि EPS है। EPS का मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर। अभी सपोज आपके 2 कंपनीज हो गए, कंपनी A करके, कंपनी B करके। कंपनी A का प्रॉफिट 40 करोड़ से है और कंपनी B का प्रॉफिट क्या होगा? 40 करोड़ से होगा सपोज। अभी आप इमेजिन करो कि कंपनी A का प्रॉफिट 40 करोड़ है, लेकिन उसके जो डायरेक्टर्स है वो 4 है,
कंपनी बी का प्रॉफिट भी 40 करोड़ है, उसके डायरेक्टर से जो ओनर्स है वो 40 है। बाद में हर एक के हिस्से में कितना आएगा पैसा, अगर उसका पहले कंपनी का 40 करोड़ प्रॉफिट है और 4 डायरेक्टर थे तो हर एक के हिस्से में आएगा 10 करोड़ रुपीस आएगा। 40 करोड़ में से 10 करोड़ रुपीस हर एक के हिस्से में आएगा। और कंपनी बी का 40 करोड़ प्रॉफिट है, राइट, उसके हिस्से में कितना आएगा, हर एक के हिस्से में 1 करोड़ आएगा। तो किसका ज़्यादा ईपीएस आता है? ईपीएस समझ में आया? मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स करके ईपीएस निकाल जाता है। अभी पहले कंपनी का 10 करोड़ ईपीएस है, दूसरे कंपनी का है 1 करोड़ ईपीएस, राइट। तो फिर किसका ज़्यादा है? 10। तो ज़्यादा ईपीएस मतलब ज़्यादा ग्रोथ होगी कंपनी में। सपोज ज़्यादा ईपीएस अच्छा होता है, कम ईपीएस खराब होता है। मतलब इस ईपीएस जो होता है ना वो हर साल बढ़ते जाना चाहिए, 1 2 3 4 मतलब ऐसा बढ़ते जाना चाहिए। ईपीएस ग्रोइंग ईपीएस, कंपनी इज ग्रोइंग। अभी सेकेंड रेशो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पीई रेशो। ये सबने सुना होगा कि पीई रेशो इतना होना चाहिए, पीई रेशो उतना होना चाहिए, सब भूल जाओ। पीई रेशो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो मतलब जो आपने ईपीएस निकाला था उसका और मार्केट प्राइस का डिवीजन, मतलब मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस इज इक्वल टू पी। ये कैलकुलेशन हो, ये सब भूल जाओ कैलकुलेशन। सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि कंपनी ए और कंपनी बी, दो कंपनीज है। एग्जांपल लेके समझा दो, कंपनी ए और कंपनी बी दो कंपनीज है। कंपनी ए का जो मार्केट है और मार्केट प्राइस है वो 10 है और उसका ईपीएस जो हमने निकाला था सपोज वो 10 है, तो 10/10 इज इक्वल टू 1 हुआ। कंपनी का पी रेशो भी 1 हुआ। कंपनी का सेकेंड कंपनी बी का पी रेशो क्या हुआ? 10 हुआ। तो आप पी रेशो मतलब क्या? पी रेशो आप अभी एक ऐसे सिंपल पी रेशो से डिसाइड नहीं कर सकते कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। पी रेशो हमें क्या बताता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या कंपनी अंडर वैल्यूड है। अभी आप सिंपल एक रेशो से मतलब 1 10 इससे आप ये नहीं कर सकते कि पी ओवर वैल्यूड है, मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है या कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो उसको हम लोग कंपेयर करने वाले हैं सेक्टर पी। अभी सेक्टर आप पूछोगे कि ये सेक्टर क्या होता है? सेक्टर एवरेज मतलब सेक्टर पी क्या होता है? सेक्टर मतलब होता है इंडस्ट्रियल एवरेज करके। अभी आपको सेक्टर मालूम हो गए, एफएमसीजी गुड। अभी आप सोचो कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हो? हीरो की। मैं तो एक्सप्रेस चलाता हूँ हीरो की गाड़ी। तो हीरो का सेक्टर कौन सा हुआ? ऑटो सेक्टर हुआ। वैसे ही वो फार्मा का, अगर आप डॉक्टर रेड्डीज देखोगे या फिर सन फार्मा देखोगे, ये सारे मिला के फार्मा सेक्टर में आते हैं। वैसे ही मेटल सेक्टर होता है, एफएमसीजी सेक्टर होता है। इन सेक्टर में से हम लोग कंपेयर करके पी रेशो निकाल, मतलब इन सेक्टर का पी रेशो होगा और वो अपने कंपनी का पी रेशो होगा। सपोज आपने हीरो का लिया, हीरो का पी रेशो हुआ 4 और सेक्टर का पी रेशो हुआ 8, तो क्या हुआ? अंडर वैल्यूड हुआ। इसका पी रेशो 4 है, सेक्टर का पी रेशो 8 है, अंडर वैल्यूड हुआ। अभी सोचो कि आपने लिया डॉक्टर रेड्डीज का लिया, डॉक्टर रेड्डीज का पी रेशो सपोज 9 है और सेक्टर पी रेशो भी 9 है, तो मैच हुआ, इक्वली मैच हुआ, तो पी रेशो भी अच्छा है। मतलब इस पे हमें कंपैरिजन के बाद हमें पता चलता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या कंपनी अंडर वैल्यूड है। समझा? पी रेशो अर्निंग से कंपेयर करने का। अभी वैसा ही एक होगा पीबी रेशो। ये और कंफ्यूजिंग होगा यार, पीबी रेशो, पी रेशो। पी रेशो मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, मतलब आप अर्निंग से कंपेयर करके कंपनी का ये निकालते हो कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। वैसे ही पीबी रेशो होता है, वो कंपनी का बुक वैल्यू से होता है, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू एक्चुअली क्या होती है कि बुक वैल्यू ऐसी वैल्यू है जो इंसेंट्रिक वैल्यू, मतलब एज पर बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट पता होगा, आप बोलोगे कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हो, बैलेंस शीट तो हर साल को पता होगी यार। बैलेंस शीट, पीएनएल रेशो आपको उसी ऐप में दिखाऊंगा कि बैलेंस शीट होती क्या है, पीएनएल रेशो होता क्या है। मतलब पीएनएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी की वैल्यू, इंसेंट्रिक वैल्यू क्या है, उसे हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं। अभी वो बुक वैल्यू अप मतलब पी रेशो, मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू इज इक्वल टू पीबी रेशो, पीबी रेशो। तो इसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि पीबी रेशो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यू है। सपोज आपकी मार्केट प्राइस 100 है और आपका बुक वैल्यू भी 100 है, तो पीबी रेशो 1 हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। मतलब पीबी रेशो मतलब आपकी मार्केट वैल्यू और आपका कंपनी की वैल्यू एक जैसी है। सपोज अभी मेरी कंपनी है, अभी मेरी कंपनी की मार्केट प्राइस 200 रुपये और मेरी कंपनी की मार्केट प्राइस 200 रुपये और हमारा बुक वैल्यू है मेरी 100, तो क्या हुआ? 2 मतलब 2 गुना हुआ। मतलब
आप 2 गुना पैसा पे कर रहे हो मेरी कंपनी के शेयर्स लेने के लिए, 2 गुना पैसा पर। अगर मैंने कंपनी क्लोज डाउन कर दी अभी अभी लिक्विडेट कर डाली, सारे एसेट बिकवा के लायबिलिटीज पे करके जो पैसा बचेगा वो रहा, तो आपका लॉस होगा, क्योंकि आपने मुझे 200 रुपये पे किया, लेकिन मैं तो आपको 100 रुपये दूंगा एज पर बुक वैल्यू। यही होता है कि इस पे से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। सो ये सब थेरोटिकल भाग आप बाजू में रखते हैं और अपन चार्ट पे जंप करते हैं। और चार्ट पे नहीं, एक्चुअली हम लोग उस सॉफ्टवेयर पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग अपना ये सारा कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगा कि कौन सा स्टॉक्स कब लेना है और कैसे। ये सारे रेशोज वहाँ पे मिलेंगे आपको, पीबी रेशो, पी रेशो और अपना ईपीएस रेशो। उसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी की वैल्यू कैसी है। हम लोग बैलेंस शीट भी कैसे पढ़ते हैं वो देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट और पीएनएल स्टेटमेंट, ये सब कुछ स्टेटमेंट वहाँ पे देख के हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कंपनी का स्टॉक बाय करने लायक है या नहीं। सो लेट्स मूव, कम ऑन। सो आपको मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन दिख रही होगी। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपको वो थ्योरेटिकल समझ में आया होगा, थोड़ा कुछ आया तो भी चलता है। अभी इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से आप लोग एकदम डीप में समझ सकते हो। अभी जो सॉफ्टवेयर मैं बताने वाला हूँ ना, वो है स्क्रीनर, screener.in करके आप टाइप करो गूगल पे और सर्च करो, ये सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। स्क्रीनर करके, स्क्रीनर ये टाइप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दोगी। स्क्रीनर है ये, स्क्रीनर करके सॉफ्टवेयर। पहले इसे हम लोग लॉगिन करते हैं। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसको पेमेंट करनी पड़ेगी, फ्री है। अब इसके ऊपर आपका अकाउंट ये कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। मैं अकाउंट अपना लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, ये अकाउंट लॉगिन हुआ। अभी अपने को क्या करना है, अभी जो भी मैंने रेशोज बताए थे, मतलब 3 ही रेशो बताए थे, ईपीएस, पी रेशो और पीबी रेशो, यही देखना है। बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो, इतना ही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। अभी एक कंपनी बताओ, अभी मैंने क्या बोला था अपनी कंपनी, मतलब हीरो मोटर्स ही बोला था, वही एग्जांपल्स लेते हैं। हीरो मोटोकॉप, राइट, हीरो मोटोकॉप भी मैंने बोला था। अभी हीरो मोटोकॉप का ये मतलब पूरी डिटेल आ जाती है कंपनी की, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये कुछ रेशोज दिए उन्होंने, और अभी नीचे आया तो ये चार्ट्स भी आया है उनका। चार्ट होने के बाद ये प्रोज और कॉन्स भी आए कि प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। ये पीयर कंपनी। अभी हीरो मोटर्स की कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, एशर मोटर है, टाटा है, टीवीएस है, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जो हीरो मोटर की कॉम्पिटिटर है। अभी आयशर मोटर बोलोगे तो कौन सी आयशर मोटर हीरो मोटर से कंपेयर करेगी? आयशर तो टेम्पो बनाता है और हीरो मोटर तो ये बना है, लेकिन आयशर मोटर बुलेट बनाता है। जो आप बुलेट इस्तेमाल करते हैं ना, वो आयशर मोटर प्रोड्यूस करती है। सो फिर वो कॉम्पिटिटर ही है। ये उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स है, ये पीएनएल का है आपका, मतलब आप क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए है उन्होंने। ये नीचे आओ तो ये पीएनएल मिलता है आपको, हर साल का पीएनएल मिल जाता है कि ये देखो यहाँ पे दिखेगा आपको। ये एक्सपेंसेस है उसके, ये सेल्स मतलब रेवेन्यू है। ये मत सोचो कि आपने यहाँ पे सेल्स दिया है, रेवेन्यू नहीं दिया है। ये जो सेल्स दिख रहे हैं ना, ये रेवेन्यू ही है, ये एक्सपेंसेस है, और ये जो होगा ये प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट करके हम लोग देखेंगे, हर्षद मेहता नेट प्रॉफिट याद रखना। बाद में बैलेंस शीट होगी, और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है उन्होंने, और ये कुछ डेट अपने रेशियोज दिए, और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिए। अभी हम लोग सीधा, आपको समझ में आया कि कहाँ कंपनी सर्च करनी है? यहाँ पे कंपनी सर्च करनी है, यहाँ पे दिया है देखो, सर्च फॉर अ कंपनी। कौन सी भी कर सकते हो, अगर रिलायंस होगी रिलायंस कर लो, रिलायंस की इन्फॉर्मेशन आई। अभी टाटा मोटर्स होगी, टाटा मोटर्स कर लो, टाटा मोटर्स की इन्फॉर्मेशन आई। अभी हम लोग देखते हैं कि हीरो मोटोकॉप पे थे, हम लोग हीरो मोटोकॉप देखते हैं। हीरो मोटोकॉप, चलो हीरो मोटोकॉप देखते हैं। हीरो मोटोकॉप, अभी ये कंपनी जो है ये कहाँ पे काम करती है? मतलब ये जो है ना वो ब्रांड, मतलब अपना 2 व्हीलर्स का ब्रांड है एक, राइट। 2 व्हीलर्स मतलब ऑटो सेक्टर में आती है। अभी इसकी मार्केट कैप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट कैप भी दी है। अभी आप उनको कुछ नहीं देखना है, मैंने जो 3 रेशोज बोले थे वो 3 रेशोज पे फोकस कर लो। ये स्टॉक पी है, स्टॉक पी मतलब पी रेशो बोला था, इसका पी रेशो कितना है? 19.5 है। और सेक्टर का पी रेशो क्या है? 33.2 है। इधर दिखा इंडस्ट्री पी, ये सेक्टर का पी है 33.2 और 19.5। क्या है, अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है? अंडर वैल्यूड है, राइट। मतलब 33.2 से 19.5 मतलब अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे समझ सकते हो आप अंडर वैल्यूड क्यों है। अभी उसके बाद आएंगे हम लोग, सेकेंड रेशो बोला था वो, मतलब ये प्राइस अर्निंग शेयर है, ये बाद में आपको दिख जाएगा। प्राइस टू अर्निंग मतलब ये पी रेशो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, या फिर स्टॉक पी भी दिया है।
उसके बाद सेकंड आपने बोला था, क्या बोला था मैंने, प्राइस टू बुक पीबी रेशो, या दिखा है देखो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, ये 3.28 है, और इंडस्ट्रियल पीबी क्या है 8.82 है, ये भी अंडर वैल्यूड है, मतलब दोनों भी अंडर वैल्यूड है। प्राइस जो अच्छा है, लेकिन ये हमेशा एक होना चाहिए, 1 न्यूट्रल 1 होता है, उसके आसपास होना चाहिए प्राइस टू बुक वैल्यू। और ये जो बोला मैंने प्राइस अर्निंग, ये इससे अंडर वैल्यूड होना, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड भी नहीं है, अंडर वैल्यूड है ये। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, ये रेशोज अच्छे हैं, रेशोज आपने देखा ये 19 है, वो अंडर वैल्यूड अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो फिर ये रेशोज का काम हुआ। अभी आप देखते हैं प्राइस अर्निंग भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ईपीएस भी पॉजिटिव है इसका, मतलब अच्छा है, 141 है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 140 है, अच्छा है। ये भी आप देख सकते हो कि डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी मतलब क्या, अगर कंपनी क्लोज डाउन हुई तो डेट टू इक्विटी रेशो हमेशा अच्छा, मतलब कम होना चाहिए, जितना कम उतना अच्छा, 0.03 है, अच्छा है, नो प्रॉब्लम। बाद में इसके कंपनी के कुछ चार्ट्स दिया है, वो चार्ट नहीं देखने का, यहाँ पे आप वो देख सकते हो चाहिए तो, उसकी कुछ गरज नहीं, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी नहीं देखने, नहीं देखने अपन को। अभी आएंगे हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। अभी रेशोज देखे वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आओ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें क्या दिख रहा है कि ये जो सेल्स है, मतलब अपना जो रेवेन्यूज है, वो हर साल बढ़ते जा रहा है कि नहीं, बढ़ा, यहाँ पे कम हुआ देखो 2020 में, यहाँ पे कम हुआ, मतलब यहाँ पे बढ़ा, फिर से यहाँ पे कम, फिर से यहाँ पे बढ़ा। अभी 2023 में 34,158, मतलब बढ़ा है, अच्छा है, बढ़ते जा रहा है। एक्सपेंसेस भी उसी कारण बढ़ते जाएंगे। अभी जो प्रॉफिट है वो देखना पड़ेगा कि बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है। प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है, देखो ये 3000 था, अभी यहाँ से बढ़ा, ये कोरोना का सीज़न था, यहाँ से बढ़ा उसका, नो प्रॉब्लम। अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो कि बढ़ते जा रहा है, कि नेट प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ा, नो प्रॉब्लम है। अभी ये जो पॉइंट है ना, ईपीएस इन रुपीज़, ये ईपीएस है, ये बढ़ते जाना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि हाँ अच्छा काम कर रहा है। वो ईपीएस रेशो सिर्फ 141 यहाँ का दिया था, वो करंटली दिया था, लेकिन ये प्रीवियस हिस्ट्री आप देख सकते हो, 2000 कब से दिखा रहा है, 2014 से आप देख सकते हो, 2014 से 2023 तक की ईपीएस रेशो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। ये सिर्फ कोरोना के हिसाब से हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो ये अनस्पॉन्ड सिचुएशन, लेकिन ये बढ़ते गया, मतलब ये अच्छी है। डिविडेंड पेइंग, आप डिविडेंड पेइंग पे आउट्स का कुछ नहीं होगा। ईपीएस देखो इतना हुआ। अभी हम लोग बैलेंस शीट पे शिफ्ट होते हैं। बैलेंस शीट में हमें क्या देखना है कि टोटल एसेट्स देखो, एसेट बढ़ते गए, ओ डाउट, एसेट भी बढ़ते गए, अच्छा है। लायबिलिटीज भी उसी कारण, अभी ये लायबिलिटीज देखनी है, ये नहीं, ये बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज में देखनी है कि बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज 6 है, मतलब डेवलपमेंट हो रही है यार। जितना ये बढ़ा है ना उससे कहीं ज़्यादा, मतलब नेट टोटल एसेट्स भी बढ़े, इन्वेस्टमेंट किए उन्होंने, कुछ एक किया, मतलब एसेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी कैश फ्लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो, इस पर ध्यान दीजिए। अभी कैश फ्लो का मतलब क्या है कि कैश फ्लो मतलब कंपनी के बाद लिक्विड कैश कितनी है। अगर अचानक कुछ हादसा हुआ तो वो सेट अप करने के लिए उसके पास कैश, फ्री कैश है क्या नहीं, वो देखना होगा। पहले तो नहीं थी, बाद में आई, नई आई बड़ी, नई अभी है। अभी दिखा रहा है कि 45 करोड़ कैश है उसके पास, सो नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, इट हैज़ अ कैश, लेकिन कम है, उसके हिसाब से थोड़ी सी कम है, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे हिसाब से थोड़ी सी कम रखिए, ये देख सकते हो। और अभी ये देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब एफआईएस क्या कर रहे हैं, डीआईएस क्या कर रहे हैं, प्रोमोटर की होल्डिंग कैसी है, आप देख सकते हो। डीआईएस वैसे ही थे, वैसे ही है, प्रोमोटर्स भी वैसे ही है, सो नो प्रॉब्लम, स्टॉक्स अच्छा है, मतलब ये आप पता लगा सकते हो कि यहाँ से स्टॉक अच्छा है कि नहीं, ये भी हुआ। अभी दूसरा स्टॉक्स अगर आपको देखना है तो आप रिलायंस को रेफर कर सकते हो। अभी मतलब कौन सा भी स्टॉक देखो, अभी हम लोग रिलायंस पे जंप कर दे। रिलायंस पे देखो, उसका मार्केट कैप, सबसे बड़ा मार्केट कैप इंडिया में इसका है, रिलायंस का सबसे बड़ी कंपनी। उसका स्टॉक देखो, उसका पी रेशो देखो 24 है, 24.7 है। इंडस्ट्रियल पी रेशो 13.1 है, ये ओवर वैल्यूड है पी रेशो। ओवर वैल्यूड होने के बाद अभी देखो कि हम लोग बोलते हैं कि ये महंगा है, लेकिन महंगा भी चीज़ सब लोग खरीद लेते हैं। आप बोलोगे रिलायंस के महंगी भी चीज़ सब लोग, मतलब बहुत से लोग खरीद लेते हैं, महंगी होगी तो भी चलेगा, लेकिन अच्छी होनी चाहिए, यही रीज़न होता है। अगर ये पी रेशो अगर ऐसा होगा ना, लेकिन कंपनी अच्छी हुई, पी रेशो तो नो प्रॉब्लम, अच्छा है। बुक वैल्यू देखो 2.0 है और सेक्टर पी 1 है, ये भी थोड़ा फॉरवर्ड है, लेकिन 1 या 2 के आसपास होगा ना ये बुक वैल्यू,
अपना प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छा है, नो प्रॉब्लम। कंपनी का रेशोज अच्छे है, डेट टू इक्विटी भी अच्छा है, 0.41 है, डेट टू इक्विटी भी अच्छा होगा, अच्छा है, होगा नहीं है। अभी इसके कॉम्पिटिटर्स भी आप देख सकते हो, ये इनका कॉम्पिटिटर्स का पी रेशो है, जो भी कॉम्पिटिटर्स है उनका पी रेशो है। उसके बाद नीचे आने के बाद कंपनी का अपन को क्या देखना है, अपने को प्रॉफिट और लॉस। ये देखो सेल्स, देखो सेल्स मतलब क्या, रेवेन्यू बोला था मैंने, ये बढ़ते जा रहे हैं, देखो देखा, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, 8,79,468, ये भी बढ़ते जा रही है। ऑपरेट एक्सपेंसेस भी उसी तरह बढ़ते जा रहे हैं। ये नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट भी आपसे ग्रोथ 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 ग्रोथ, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। ईपीएस देखो, ईपीएस भी बढ़ता ही जा रहा है, ईपीएस तो कभी डाउन आया ही नहीं इसका, ईपीएस तो हमेशा बढ़ता जा रहा है। मतलब कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी तो अच्छी है, स्ट्रांग है, नो डाउट। देखो लायबिलिटीज़ भी देखो थोड़ी फार बढ़ती जा रही है, लायबिलिटीज़ के हिसाब से आप एसेट्स देख सकते हो, टोटल एसेट्स देखो बढ़ते ही जा रहे हैं, और लायबिलिटी इतनी है, टोटल एसेट्स इतने हैं, मतलब एसेट्स भी अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कंपनी ग्रोथ कर रही है। इससे हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, एसेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ी फार लायबिलिटीज भी बढ़ती जा रही है, मतलब कंपनी इज इन ग्रोइंग स्टेट, मतलब कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही है, एक्सपांशन कर रही है, अपने प्लान्स एक्सपांशन कर रही है, और अच्छा खासा प्रॉफिट इन फ्यूचर दे सकती है। ये देखो, ये तो बहुत अच्छा है इसका, 34,252 कैश फ्लो रखा है इसने, एक नंबर कैश फ्लो रखा है इसने, मतलब कैश फ्लो भी अच्छा है। अगर ये सब कुछ पॉजिटिव में होगा, जितने पॉइंट्स मैंने बोले नोट डाउन करके लीजिए, क्या क्या पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ। पहले पी रेशो देखने का, screener.in में आओ, अपने हिसाब से कंपनी डालो, आप बोलो कौन सी कंपनी डालो आपके हिसाब से। अभी ये सब हो गए, अभी आईटीसी डालते हो, आईटीसी भी एफएमसीजी में से आती है, राइट, आईटीसी लिमिटेड एफएमसीजी में आती है। अभी आप बोलोगे आईटीसी सबसे बड़ी कंपनी है, आईटीसी का मार्केट कैप देखो, आईटीसी भी अच्छी है, उसका प्राइस अर्निंग देखो, नोट डाउन करो पहले। हाँ, पहले रेशो कौन सा देखेंगे, प्राइस अर्निंग रेशो इंडस्ट्रियल पी रेशो से कंपेयर करेंगे, ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड दिखा रहा है। पीबी रेशो क्या दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है, 7.79 दिखा रहा है, और इंडस्ट्रियल पीबी रेशो क्या दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, ये भी ओवर वैल्यूड दिखा रहा है। पीबी रेशो बुक वैल्यू, ये थोड़ा सा खतरा है यहाँ पे, सो नो डाउट। नीचे आओ, ये आप देख सकते हो, उसका कुछ जैसे नहीं। और यहाँ पे एक रहा डेट रेशो तो डेट फ्री कंपनी है, 0.03, मतलब कोई डेट ही नहीं है कंपनी के ऊपर, आप ये साल लगा सकते हो, डेट फ्री कंपनी है पूरी। अभी नीचे आओ, ये उसके कॉम्पिटिटर्स है, इनका भी पी रेशो देख सकते हैं आप। बाद में नीचे आओ, प्रॉफिट एंड लॉस पे आओ, प्रॉफिट एंड लॉस देखो, ये रेवेन्यू है, थर्ड पॉइंट, रेवेन्यू क्या बढ़ता रहना चाहिए, रेवेन्यू बड़ा अच्छा खासा बढ़ता रह रहा है। एक्सपेंसेस भी थोड़े फार बढ़ते रहने चाहिए, क्योंकि एक्सपांशन कर रही है, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज भी बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ा, प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट भी 10 साल से बढ़ता ही जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ा। थर्ड पॉइंट ईपीएस, अपना फोर्थ पॉइंट क्या रखेंगे आप, ईपीएस देखेंगे, ईपीएस भी बढ़ता जा रहा है क्या, ईपीएस भी बढ़ता जा रहा है, अच्छा है कंपनी, मतलब ये ब्लू चिप स्टॉक्स में आते हैं अच्छे कंपनी से, ईपीएस भी बढ़ा। अभी इसका टोटल एसेट्स देखो, टोटल एसेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, लायबिलिटीज भी उसी तरह बढ़ते जा रहे हैं, लायबिलिटीज भी बढ़े, एपीएस बढ़ी, इसका डिफरेंस देखो अच्छा खासा है, मतलब हो जाता है। अभी इसके पास कैश फ्री भी कंपनी है, कैश फ्लो भी है उसके पास कंपनी के साथ, अच्छा 139 कैश फ्लो है, मतलब फ्री कैश कंपनी के पास है। अगर रिसेंटली कुछ हुआ तो सहन कर सकती है कंपनी, नो डाउट। ये रेशियो भी देख सकते हैं आप, कौन कहाँ से बाहर पड़ रहा है। डीआईएस भी अच्छे है, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट कर रही है इस कंपनी में, पब्लिक है, एफआईआईएस भी अच्छी तरह से है, प्रमोटर्स भी होंगे, सो नो डाउट कंपनी का पैटर्न्स तो अच्छा है, ये भी कंपनी अच्छी है। अभी आप कौन सी भी ले लो, अभी आप एक ऐसी, मतलब अरविंद फैशन करके देखो, अरविंद फैशन, इसकी भी कुछ अच्छी है, मतलब देखो पी रेशो देखो, इसका 102 है, और सेक्टर पी 82.1 है, सबसे मतलब बहुत हाई गया, आप ओवर वैल्यूड है। ये देख सो, ये 4 है, ये इक्वल आया इसका, नो डाउट। डेट देखो 1.46, मतलब कंपनी का जो इक्विटी का भाग है उससे 1.5, मतलब 1.5 डेट टू इक्विटी। कंपनी डेट फ्री नहीं है, कंपनी के ऊपर बहुत डेट है, कंपनी को डेट पे डेट है। अभी ये जो आप बोल रहे हैं अरविंद फैशन, ये किसको कंपेयर कर रही है, इन सब लोगों को, ट्रेंड, वेदांता फैशन, ये सब लोगों को कॉम्पिटिटर्स है। अभी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, ये प्रॉफिट बढ़ता गया, बड़ा
घटा घटा बड़ा बड़ा, मतलब कंपनी प्रॉफिट तो अच्छा दे रही है, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, मतलब सॉरी रेवेन्यू बढ़ा, अभी प्रॉफिट देखो, यहाँ पे प्रॉफिट देखो, यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ, लेकिन बढ़ता गया, बढ़ा। रिटर्न सॉरी नेट प्रॉफिट देखना चाहिए था, ओके। रिटर्न ऑन ईपीएस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, अभी बढ़ा, मतलब बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, असेट्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब ये ग्रोइंग हो रही है कंपनी। थोड़ा रिस्की है लेकिन अच्छी है कंपनी, ग्रो कर रही है थोड़ी फॉर, नो प्रॉब्लम। सिर्फ उस पर कैश फ्लो देखना पड़ेगा, कैश फ्लो भी आया 82,000, नो प्रॉब्लम, थोड़ी फॉर ग्रोथ कर रही है, थोड़ी फॉर ग्रोथ कर रही है। अभी ऐसी एक मतलब सबसे क्या बोलेंगे वर्स्ट कंपनी, वर्स्ट कंपनी मतलब ऐसे अभी रिलायंस कम्युनिकेशन देखते हैं, अभी इसका कुछ रेशो ही नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये सबसे माइनर कंपनी होगी, 332 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है, इसका पी रेशो भी नहीं दिखा रहा है, पीबी रेशो भी नहीं दिखा रहा है, तो फिर इसको कुछ कैलकुलेशन करना है तो उसका प्रॉफिट और लॉस ही देखना पड़ेगा। देखो सेल्स देखो, पहले कितने थे सेल्स, ये कम ही होती जा रही है सेल्स, तो ऐसी कंपनी में डालोगे क्या? एक्सपेंसिव देखो कम हो रहे, मतलब कंपनी की वैल्यू ही कम होती जा रही है, तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे क्या फ़ायदा होगा? लॉस ही मिलेगा ना आपको। देखो कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो ही नहीं है, -230 दिखा रहा है कैश फ्लो, तो फिर ऐसे कंपनी में मत इन्वेस्ट करो, मैं डायरेक्ट कहता हूँ। कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना तो ब्लू चिक स्टॉक में करो, अगर आपके पास कोई कंपनी होगी तो उसका रिसर्च करो यहाँ पे, अगर अच्छे खासे आपको दिखा रहा है, पॉजिटिव व्यूज़ दिखा रहा है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कर लो बिंदास, नो डाउट। और इन्वेस्टमेंट के भी कुछ रीजन्स होते हैं, अभी मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। अभी HDFC, HDFC, अभी HDFC बैंक लिमिटेड है, राइट। HDFC का मार्केट कैप है, अर्निंग टू प्राइस शेयर देखो दिया है 19.6, सेक्टर P 13.7 दिया है, होगा चलता है, ये 3.2 है, चल जाता है, नो प्रॉब्लम। ये कुछ सेक्टर अपने पीयर्स कंपनी के दिए है उन्होंने। अभी मैं देखूंगा कि रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, और प्रॉफिट भी 12, 18, 22, 31, 38, 46 प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, नो डाउट। EPS देखो, EPS भी बढ़ता जा रहा है क्या कंपनी का, ऑलमोस्ट EPS भी बढ़ता जा रहा है, EPS का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बैलेंस शीट में देखेंगे, बैलेंस शीट में एसेट बढ़ता जा रहा है कंपनी का, ऑलमोस्ट एसेट्स भी बढ़ते गए, लायबिलिटीज़ भी बढ़ते गए थोड़े फॉर, मतलब एक्सपेंशन होता गया। कैश फ्लो तो एक नंबर है उसका, 41,000। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग मेंटेन्ड है, FIIs थोड़े से कम हो रहे हैं, DIIs ओके नो प्रॉब्लम मेंटेन है, गवर्नमेंट थोड़ी सी कम हो गई इसमें से, नो प्रॉब्लम। कोई न्यूज़ वगैरह होगी तो यहाँ से आपको मिल सकती है। अभी ये हमें पॉजिटिव दिखा कंपनी का सब कुछ, मतलब 2-3 पॉइंट नेगेटिव दिखे लेकिन अच्छा पॉजिटिव दिखा तो पर। अभी मैं आऊँगा डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पे, मेरी इन्वेस्टमेंट की स्टाइल बता रहा हूँ आपको, मतलब यहाँ पे मुझे पॉजिटिव मिला, अभी आया मैं ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे मैंने सर्च करूँगा कि HDFC बैंक, HDFC बैंक, ओके। अभी HDFC बैंक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने देखा 2 मिनट लोड हो रहा है, नेट शायद मेरा स्लो हो गया। HDFC बैंक दिखा रहा है, अभी इन्वेस्टिंग करने वाले थे इसलिए वजह से 1 वीक पे जाओ या फिर 1 मंथ पे जाओ, आपको जिस पे ऊपर जाना है उसके ऊपर जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये देखो, अभी HDFC बैंक की वैल्यू जो है ना, मेजरमेंट करके देखो, ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे चल रही है, राइट। कितनी परसेंट दिखा रहे हैं? 34.04%, 34.04% से हमको डिस्काउंट में मिल रही है, तो फिर वाई नॉट परचेस कर लो HDFC बैंक भी, मतलब इससे अच्छा तो नीचे मिल रहा है ना, अच्छा खासा है। और ये भी अप ट्रेंड दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आप बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है HDFC बैंक के लिए। तो HDFC बैंक पॉजिटिव, ऐसे करके मैं स्टॉक्स बाय करता हूँ अपने इन्वेस्टिंग के लिए। तो आप भी ट्राई करो, आप भी बाय करो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
सो यहाँ पे मैं अपना वीडियो रुकवा देता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले जो वीडियोस दिए थे सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन वो भी आप देख सकते हो और जान सकते हो। थैंक यू। सपोज आई